सभी जन को राम राम जी। मैं हूँ मेघा मिश्रा और आप सुन रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल सीबीएसई अपडेट्स में, जहाँ मैं लेकर आती हूँ आपके लिए एजुकेशन या सीबीएसई से जुड़ी हुई सारी अपडेट्स, चाहे हो कोई पॉलिसी या हो कोई टीचर ट्रेनिंग या वर्कशॉप या हो कोई स्कूल मैनेजमेंट से जुड़ी हुई कोई भी अपडेट, या फिर हो कोई नेशनल या इंटरनेशनल लेवल का स्कूल एनरिचमेंट एक्टिविटी, या फिर हो कोई सीबीएसई से जुड़ा हुआ एग्जाम। तो भाई जब इतनी सारी चीज़ें मैं लेकर आती हूँ तो फिर ये कैसे छोड़ सकती हूँ। जी हाँ, ये है मेरी सीटेट आंसर की का दूसरा पार्ट, जिसमें मैं आपको मैथ्स के पेपर 1 सेट एल, ये सेट एल है मेरे पास और ये पेपर 1 का सेट है। मैथमेटिक्स के सारे आंसर्स आपको बताऊंगी और बहुत जल्दी मैं आपको सारी चीज़ें ज़रूर समझाने का पूरा प्रयास करूंगी। जहाँ मुझे लगेगा बहुत ज़्यादा है तो मैं आपको आंसर भी अकेला बता दूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैथमेटिक्स आपने लिया है तो पूरा सॉल्व ही किया होगा। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं हमारे 31 नंबर के क्वेश्चन पे। 31 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, इसको आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए आप इसमें जो है बोर्ड मास का नियम लगाएंगे, ठीक है, जिसमें पहले आपको डिवाइड सॉल्व करना होगा, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर जो है वो आपको देखने को मिलेगा 64.0। ठीक है, तो जितने भी लोगों ने ये आंसर लगाया वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएं, क्योंकि उनका आंसर बिल्कुल सही है। अब आ जाते हैं हमारे 32 नंबर के क्वेश्चन पे। 32 नंबर का ये क्वेश्चन है, चलिए आइए देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। किसी स्थान ओ से आरंभ करके एक मेंढक 3 कदम और एक खरगोश 7 कदम की छलांग लगाते हैं। निम्न में से किस पर वे दोनों 7 छलांग लगाएंगे। तो देखिए ये रिपीटेशन वाला जो है ये प्रश्न है और इसका जो आंसर निकलेगा वो होगा आपका 378। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 33 पे। 33 पे आप देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। एक न तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है। ठीक है, एक अभाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या है, एक दोनों है, एक भाज्य और अभाज्य संख्या। ठीक है, तो अब इसका क्या है कि ये दोनों है ही नहीं, ना तो एक जो है भाज्य संख्या में आता है ना ही अभाज्य में आता है, मतलब ना तो ये प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। इसीलिए इसका जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है नंबर 1। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ इसी सीरीज में, जो कि होने वाला है क्वेश्चन नंबर 34। थोड़ा सा पेडागोजी को लेकर इसमें क्वेश्चन बताया गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 भारत का ज्ञान के बारे में बात करती है। निम्नलिखित में से क्या इसमें सम्मिलित नहीं है। अगेन क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए, नहीं है, क्या एनईपी 2020 में सम्मिलित नहीं है। तो पहला आंसर आप देखिए, पहला ऑप्शन देखिए, विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि के आकलन के लिए औपचारिक परीक्षाएं, इसके बारे में एनईपी 2020 आपको बताती है या नहीं बताती। आधुनिक भारत के प्रति प्राचीन भारत का ज्ञान और उसका योगदान, तो भाई प्राचीन भारत और उसका योगदान ये तो हिस्ट्री में पहुंच गया है ना कहीं, ये मैथ्स का कंटेंट तो है ही नहीं। अब आ जाते हैं विभिन्न विषयों जैसे गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा, कृषि इत्यादि के हिस्से के रूप में आदिवासी ज्ञान अधिगम के स्वदेशी पारंपरिक तरीके, ये तो कल्चर में पहुंच गया। अगेन ये भी मैथमेटिक्स से बहुत ज़्यादा रिलेट नहीं कर रहा है। सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों में हिस्से के रूप में विभिन्न राज्यों का दौरा, अगेन ये सोशल साइंस में आ गया, ये भी सटीक नहीं बैठ रहा है। तो कुल मिला के जो लॉजिक वाली बात हो रही है, जहाँ मेंटल एबिलिटी की बात हो रही है, विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि के आकलन के लिए औपचारिक परीक्षाएं, इसके बारे में एनईपी जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है इसके बारे में बात करती है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर, प्रश्न नंबर 35। चलिए देख लेते हैं क्या होने वाला है हमारा प्रश्न नंबर 35। गणित के शिक्षण में विभिन्न प्रकार के तरीकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। मतलब मैथमेटिक्स टीचिंग के लिए इनमें से कौन सा सही आपको नहीं लग रहा, उस ऑप्शन को आपको चुनना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। यह स्कूली गणित को एक ही सही उत्तर होने की परंपरा से मुक्त कराने के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसको हम लेकर चलते हैं। ऐसा बहुत बार होता है कि एक समस्या का समाधान करने के कई तरीके हों, ये भी हो सकता है। यह बच्चे के अधिगम में बाधा डालता है क्योंकि ये भ्रम की अगुवाई करता है। भाई ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के तरीके अगर हम टीचिंग मेथड्स का यूज करते हैं तो क्यों करते हैं कि बच्चों का जो अधिगम है वो उतना और भी ज्यादा सुगम हो सके, ना कि उसमें कोई बाधा पड़े। तो भाई यही सबसे ज्यादा मुझे रॉन्ग दिख रहा है और हेंस हमारा जो आंसर है वो भी यही हो जाएगा। बड़ा नेगेटिव जा रहा है ये, है ना। तो चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 36 पर।
जहां पर आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार एक प्राथमिक गणित शिक्षक में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं सबसे क्रम रूप से प्रासंगिक हैं। ओके, सबसे कम रूप से प्रासंगिक है, ठीक है। इधर दिख नहीं रहा था बट लगभग सही लग रहा है मुझे, सबसे कम रूप से प्रासंगिक है, ठीक है। तो संबंध स्थापित करना और निरूपण करना, सूत्रों को याद करना, पैटर्न का उपयोग करना या दृश्यीकरण। तो ये देखिए, आप एक चीज देखिए, इसमें लिखा है कि सबसे कम रूप से प्रासंगिक है, मतलब एक जो प्राथमिक या जो प्राइमरी मैथमेटिक्स टीचर होता है उसमें सबसे कम रूप में होने वाली जो क्वालिटी है वो क्या हो सकती है, मतलब जो नहीं है, बिल्कुल नहीं, होनी ही नहीं चाहिए, ऐसी कौन सी क्वालिटी है। तो ये तो बिल्कुल सही है कि रिलेशन रियल लाइफ, वो रियल लाइफ से जुड़े सारे एग्जाम्पल्स को तो भाई मैथ्स आसानी समझ में आ जाएगी। पैटर्न्स का उपयोग करे, दृश्यीकरण, विजुअलाइजेशन करे, तो ये तो अच्छी टेक्निक्स हैं। बुरी टेक्निक कौन सी है भाई? सूत्रों को याद करना। तो ये ना तो टीचर कर सकता है और ना ही वो अपने बच्चों को चाहेगा कि वो कभी करे। तो आ जाते हैं प्रश्न नंबर 37 पर। प्रश्न नंबर 37 पर चल के हमको क्वेश्चन मिलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अधिक उपयुक्त है, कौन सा कथन सबसे ज्यादा सटीक बैठ रहा है, उपयुक्त बैठ रहा है। तो चलिए एक एक करके पहले तो कथन पढ़ लेते हैं, फिर डिसाइड करते हैं। विद्यार्थी गणित की कक्षा में पहेलियों में आनंद नहीं लेते। तो ये तो बिल्कुल मुझे लग रहा है कि सटीक बैठ नहीं रहा, क्योंकि जो मैथ्स होता है उसमें तो पहेलियों में और मजा आता है बच्चों को। गणित की लैब जरूरी है क्योंकि यह क्रियाशील गतिविधियों का अवसर प्रदान करती है। भाई ये कुछ कुछ ठीक लग रहा है, इसको हम लेकर चल सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं थर्ड। चार्ट्स गणित की कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम सामग्री है। चार्ट्स जो होते हैं वो गणित की कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम सामग्री है। भाई प्रभावी तो है, ये भी सही, लगभग सही लग रहा है। शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग गणित की कक्षा विद्यार्थियों के अभ्यास का समय व्यय कर देता है, व्यय खर्च नहीं करता, वो तो उपयोग में लाता है। तो अगर हम देखें कि ये दोनों लगभग सही बैठ रहे हैं, पर चार्ट से भी ज़्यादा अच्छा, चार्ट को सिर्फ देखा जा सकता है, पर क्रियाशील गतिविधियों की जब बात करें तो ये सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट बच्चों में लेकर आती है। इनको हम बोलते हैं हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़। ये देखिए आप, इंग्लिश में यहाँ पे लिखा हुआ है हैंड्स ऑन एक्टिविटी। जब बच्चे करके सीखते हैं तो वो सबसे बेस्ट तरीका होता है बच्चों को सिखाने का। तो हेंस हमारा जो आंसर हो जाता है वो होता है नंबर 2। अब आ जाते हैं 38वें प्रश्न पर। 38वां प्रश्न अगेन सॉल्व करने वाला है। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ दिस। इन सबको आपको ऐड कर लेना है और कितना इसमें से आप माइनस करेंगे कि ये आ जाए। तो भाई सीधी सी बात है, इनको सबको प्लस कर दीजिए, इसमें से सीधा इसको माइनस कर दीजिए, तो जो आंसर आपका आएगा वो आएगा। ये देखिए इस तरीके से इन्होंने करके भी रखा हुआ है। यहाँ पे आप इनका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं, जिन्होंने मुझे पेपर भेजा है, और उनका भी आंसर वही आ रहा है जो मैं आपसे कहने वाली थी कि 2563 इसका जो है आंसर आपका हो जाता है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, अब बढ़ते हैं आगे हमारे 39th क्वेश्चन पर। यहाँ पर अगेन लगभग एक जो है पेडागोजी का सवाल आप इसे मान सकते हैं कि कक्षा 3 के एक विद्यार्थी ने 26x5 को इस प्रकार हल किया। ये देखिए इस तरीके से हल किया, पर उसने कैसे कर दिया, 6 पंजे 30 यहाँ लिख दिया और 5 दूनी 10 यहाँ पे लिख दिया, मतलब उसने कैरी का यूज नहीं किया, ठीक है। अब इससे क्या आप जो है समझ सकते हैं, निम्नलिखित में से क्या दोहराना इस भ्रांति को सुधारने के लिए सबसे उपयुक्त होगा। आप क्या ऐसा चीज उसको रिपीट कराएं, क्या रिवाइज कराएं कि वो इस चीज को करना भूल जाए या इस चीज को सुधार लाए, इस चीज में जो उसने गलती की है। तो चलिए सबसे पहले हम ऑप्शंस भी पढ़ लेते हैं। एक है कि संगति, ठीक है। पुनः समूहीकरण की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ रीग्रुपिंग करना आप उनको बताएंगे कि जब भाई यहाँ से होता है कैसे कैरी चढ़ता है, वो हो गया रीग्रुपिंग। मल्टीप्लीकेशन ऑफ 1 डिजिट बाय 1 डिजिट, आप वन डिजिट की मल्टीप्लीकेशन उसको करना सिखाएंगे, तो 1 डिजिट की सिखाएंगे तो वो कैरी कैसे सीखेगा, ये तो गलत ही हो गया। रिकॉलिंग मल्टीप्लीकेशन टेबल्स, भाई टेबल तो उसे आती है तभी तो उसने 5x6 को 30 लिखा है और 5x2 को 10 लिखा है, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। 1-to-1 करस्पॉन्डेंस, इसका कोई मतलब नहीं है। तो कुल मिला के जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट ऑफ रीग्रुपिंग या पुनर्समूहीकरण की अवधारणा को आप उसमें दोबारा से उसको दोहराएंगे सो दैट वो आगे से ये वाली गलती भी ना करे, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे आज के 40वें प्रश्न पर। 40वां प्रश्न देख लीजिए क्या कहता है कि कक्षा 2 में, ठीक है, कक्षा 2 की बात हो रही है, ये सवाल करवाया गया, को हल करवाते हुए एक अध्यापिका ने स्पष्ट किया कि हमें 7 को 2 में से घटाना है, 7 को 2 में से घटाना है और 2 छोटा है 7 से,
पर 2 तो छोटा है 7 से, इसलिए हमें 8 से एक उधार लेना पड़ेगा। मतलब कुल मिला के उसने ये पूरा जो कैरी वाला सिस्टम है उसको पूरी तरीके से समझाया। ठीक है, एक बच्चे ने फिर भी क्या पूछा वो देखिए। एक बच्चे ने अध्यापिका से पूछा, मैडम हम 8 से उधार क्यों ले रहे हैं? उधार लेना अच्छा नहीं होता। इस परिस्थिति में अध्यापिका को क्या करना चाहिए? अब भाई बच्चे हैं, जब आप उनको कुछ मॉरल वैल्यूज़ की चीज़ें सिखाते हैं तो वो और भी जगह वो सब चीज़ें अप्लाई करेंगे, तब आपको क्या करना चाहिए? तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शंस आपको दिया। अध्यापक को बच्चे के प्रश्न को नज़रअंदाज करके अपना काम जारी रखना चाहिए। नज़रअंदाज करेंगे तो उसकी वो वाली जो प्रॉब्लम है वो कभी सॉल्व नहीं होगी, तो ये तो चला ही गया। सेकंड आ जाता है, अध्यापिका को बच्चों को डांट कर बैठा देनी चाहिए, वो दोबारा प्रश्न नहीं पूछेगा तो उसका विकास नहीं होगा, ये भी चला गया। अध्यापिका को उधार शब्द को बदलकर पुनः समूहीकरण का उपयोग करना चाहिए और पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया दिखानी चाहिए। ये मेरे ख्याल से सबसे अच्छा है, क्योंकि पुनर्समूहीकरण या फिर रीग्रुपिंग या बोरोइंग ये मैथमेटिकल टर्म्स हैं। अगर आप उधार लेने की जगह या बहुत ज़्यादा बच्चा जो कंफ्यूज हो रहा है रियल लाइफ सिचुएशन में भी, तब आप उसको ना बिल्कुल ऐसे टर्म्स का यूज़ बताइए कि भाई मैथमेटिकली इस चीज़ को ये कहते हैं, तो शायद तो वो जो है उस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज भी कर पाएगा और उसे समझ भी ठीक से पाएगा। तो कहीं ना कहीं हमारा जो आंसर हो जाता है 40वें प्रश्न का, वो बन जाता है ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं हमारे आज के 41वें प्रश्न पर। आइए देखते हैं क्या कहता है 41वां प्रश्न। यामिना ने एक पासा 10 बार उछाला और उसे निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए। पासे को 10 बार उसने उछाला इस तरीके से और उसे ये संख्याएं जो हैं वो प्राप्त हो गई। अब क्या पूछ रहे हैं भाई, निम्नलिखित संख्याओं में से उसे अधिकतम बार कौन सी संख्या प्राप्त हुई, सबसे ज्यादा बार उसको कौन सी संख्या प्राप्त हुई। तो आप देख सकते हैं 5 जो है एक बार दिया है यहाँ पर और दूसरी बार यहाँ दिया, मतलब 5 2 बार प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखें तो 3 एक बार दिया है, 2 बार दिया है, 3 बार दिया है, 6 भी 2 बार दिया है, 1 एक बार दिया है, 4 एक बार दिया, 2 भी एक बार दिया। तो कुल मिलाकर उसकी जो सबसे ज़्यादा प्राप्त करने वाली जो संख्या है वो बन जाती है आपकी 3। तो आंसर भी हो जाता है आपका 3rd नंबर वाला ऑप्शन। आते हैं हमारे 42वें प्रश्न पर। थोड़ा सा लेंदी है, पर अगर आप देखें और थोड़ा सा समझने का प्रयास करें तो काफ़ी आसानी आपके लिए हो सकता है। ब्रज के पास अपनी पसंद की ज़मीन घेरने के लिए 100 मीटर का तार था। ठीक है, अब मान लीजिए कोई ज़मीन है, अब उसे ब्रज को पसंद आ रही है, तो उसके पास तार कितना है, 100 मीटर का तार है। वह सबसे बड़ा ज़मीन का टुकड़ा लेना चाहता है। निम्नलिखित में से उसे किस माप का टुकड़ा लेना चाहिए ताकि उसकी ज़मीन का क्षेत्रफल अधिकतम हो, सबसे ज़्यादा हो। ठीक है, तो उसे किस माप का किस माप का जो क्षेत्रफल है वो उसको लेना चाहिए। तो देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि 100 मीटर का अगर आपके पास तार है तो कुल मिलाकर 100 मीटर में आपको अगर आपके पास तार 100 मीटर का है, देन आपको ऐसा ये नहीं करना है कि मतलब मान लीजिए अगर ये पूरे क्षेत्रफल है तो भाई हम 30 और 20 का लेंगे तो ये तो 80, ये तो हमें सबसे ज़्यादा पड़ जाएगा। नहीं, आप इसको प्लस करके मत देखिए। ठीक है, क्षेत्रफल से कोई भी मतलब नहीं है यहाँ पर। ये आपको यही कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको दिया हुआ है क्षेत्रफल, पर आपको एक्चुअल में निकालना है परिमाप। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं पेरीमीटर। क्योंकि जब आपके पास 100 मीटर का तार है तो 100 मीटर का तार आप वो फेंसिंग पे लगाओगे, उसके एरिया के अंदर थोड़ी बिछाओगे। तो फेंसिंग पे लगाने के लिए तो आपको उसकी लंबाई चौड़ाई जो है वो 100 मीटर चाहिए। तो 100 मीटर लंबाई चौड़ाई किस में हो रही है, ये देखिए आप 25 बाई 25 मीटर का लेते हैं तो 25 25 25 25, तो ये आपका 100 मीटर हो गया। इस तरीके से ये जो आंसर है ये 25 मीटर इंटू 25 मीटर आपका बन जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं आज के 43वें क्वेश्चन पर। चलिए देख लेते हैं कि ये क्या होने वाला है। अगेन ये पेडागोजी से संबंधित एक क्वेश्चन है। गणित शिक्षण में संज्ञानात्मक संघर्ष के विचार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है। ठीक है, अब इसमें आपसे पूछ रहे हैं कि गणित शिक्षण के संज्ञानात्मक संघर्ष के विचार के लिए कौन सा कथन आपको सबसे सही लग रहा है। तो चलिए पहले तो कथन ही पढ़ लेते हैं। संज्ञानात्मक संघर्ष के प्रति बच्चों को सुगम्य बनाने के शिक्षक के विचारपूर्ण प्रयासों से उनकी गणितीय समझ को क्या मिल सकता है भाई, पता नहीं है, कुछ लिखा है पर मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ। समझ को सपोर्ट मिल सकता है या ऐसा कुछ होगा। चलिए इंग्लिश वाला पढ़ लेते हैं, कोई ना जी।
सपोर्ट मिलता है, एनहेंस बढ़ावा मिलता है ना, समझ को बढ़ावा मिल सकता है। थॉटफुल एफर्ट्स ऑफ अ टीचर टू एक्सपोज चिल्ड्रन कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट कैन एनहेंस द मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग, उनको बढ़ावा मिलता है अगर संज्ञानात्मक संघर्ष जो है बच्चे करते हैं अगर शिक्षक के विचारपूर्ण प्रयासों से। ठीक है, ये तो मुझे सही लग रहा है, सेंटेंस काफी ठीक है। यह बच्चों में गणितीय समझ को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी नहीं है, ये तो यही गलत हो गया। संज्ञानात्मक संघर्ष से बचना चाहिए क्योंकि इससे बच्चे भ्रमित हो जाते हैं, बिल्कुल गलत। तो कुल मिला के ये जो आंसर है केवल ए पर, ये कहाँ मिलेगा हमें, ऑप्शन नंबर 4 में। तो इस तरीके से 43वें क्वेश्चन का आंसर जो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर 4। 44वें प्रश्न पर हम आते हैं और 44वां प्रश्न जो है वो अगेन एक पेडागोजी से संबंधित प्रश्न है। प्राथमिक स्तर पर आंकड़ों का प्रबंधन के परिचय के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे उपयुक्त है? तो क्या सबसे उपयुक्त है, तो ये देखिए तीसरा ऑप्शन आप देख सकते हैं, कक्षा में विद्यार्थियों की लंबाई, उनका पसंदीदा खाना, रंग, कार्टून इत्यादि आंकड़े इकट्ठे करना और उन पर प्रश्न पूछना, ये आंकड़ों का प्रबंधन, मतलब कहीं ना कहीं आंकड़ों का प्रबंधन आप जो है इससे ले सकते हैं डाटा मैनेजमेंट। ठीक है, तो डाटा मैनेजमेंट अगर आपको करना है तो आप क्या करेंगे भाई, वोटिंग करा सकते हैं आप बच्चों की अलग अलग चीज़ों पे, जैसे कि मान लीजिए आपने आपकी क्लास के बहुत छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चे जो भी कार्टून देखते हैं उनका नाम लीजिए, छोटा भीम कौन कौन देखता है, तो वो हाथ उठा देंगे। अब तो उनसे 1 या 2 बच्चों से कहिए कि बताइए छोटा भीम में कितने बच्चे जो हैं छोटा भीम देखते हैं, कितने बच्चे जो हैं वो कृष्णा देखते हैं। तो इस तरीके से आप डाटा मैनेजमेंट उनको करना सिखाते हैं कि भाई इस तरीके से आप डाटा को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम 45वें प्रश्न पर। फाइनली इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा जी। ठीक, अब आ जाते हैं 45वें प्रश्न पर। आज का जो हमारा 45वां प्रश्न है अगेन एक पेडागोजी संबंधित प्रश्न है। चलिए देख लेते हैं क्या होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन से आरंभिक संख्या अवधारणा के बनने से संबंधित है? अवधारणा जब बनती है नंबर की तब उसके लिए आप क्या सिखाते हैं? सबसे पहले भाई सीधी सी बात है, ये तो बहुत ही आसान है, एक है कि संगति यानी कि 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। आप जो है ये इसका आंसर चला जाएगा ए, और ए और बी दोनों इसमें बच जाएगा पदानुक्रमिक समावेशन, मतलब उसके बाद क्या आएगा ये भी आप सिखाते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी आपका। ठीक, इसके बाद आ जाते हैं प्रश्न नंबर 46 पर। प्रश्न नंबर 46 को देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल शुरुआती कक्षा के शिक्षार्थियों में इकाई, दहाई, सैकड़ा के संबंध के बारे में अवधारणा की समझ विकसित करने के लिए सबसे कम उपयुक्त है? तो भाई आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा पढ़ाना है तो इनमें से आप कौन सी चीज़ का उपयोग नहीं करेंगे? गिनतारा, अबैकस इसका तो करते ही हैं। ठीक है, डीन ब्लॉक्स इसका भी करते हैं। स्थानीय मान चार्ट, स्टैंडर्डाइज्ड जो वैल्यू प्लेस वैल्यू चार्ट होता है उसका भी आप यूज़ करते हैं। किसका यूज़ नहीं करेंगे? मुद्रा, करेंसी, क्योंकि करेंसी का और 1s, 10s, 100 इनका कोई भी रिलेशन आपस में नहीं है। ठीक है, सिखाने के पर्पज से। वैसे तो मैथ्स पूरा इंटरकनेक्टेड ही है। प्रश्न नंबर 47 को लेकर चलते हैं। तो ये देखिए अगले 2 पद क्या होंगे, ये एक तरीके का पैटर्न वाला क्वेश्चन है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसके जो पैटर्न है वो क्या क्या बनेंगे। अगर आप देखें यहाँ पर तो हर चीज़ का क्यूब बताया जा रहा है। ये 1 का क्यूब है, मतलब 1 × 1 × 1, ये 1 होता है। फिर ये इसको देखें 2 का क्यूब है, 2 × 2 × 2। ठीक है, ये 3 का क्यूब है 27, 3 × 3 × 3। ये 4 का क्यूब है 4 × 4 × 4। ये 5 का क्यूब है। तो यहाँ पे क्या आएगा? 6 का क्यूब, और यहाँ पे आएगा 7 का क्यूब, है ना, घन जिसको बोलते हैं। तो इधर 6 का आ जाएगा, तो 6 × 6 × 6, 6 का घन क्या हो जाएगा? 216, और 7 का होता है 343। तो ये आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन। आ जाते हैं हमारे आज के प्रश्न नंबर 48 की ओर चलते हैं। पार्सल का भार 50 ग्राम और उससे कम अगर है पार्सल तो कितने पैसे लगेंगे आपके? 15 रुपये लगेंगे पार्सल का भार। अगर प्रत्येक अतिरिक्त 50 ग्राम के लिए आपके जो है और एक्स्ट्रा 7 रुपये लगेंगे। मीना अपनी सहेली चारू को पार्सल भेजना चाहती है जो दिल्ली में है। पार्सल का भार कितना है? 350 ग्राम है। दरों को देखकर पार्सल की सही राशि का चुनाव कीजिए। तो भाई बहुत आसान है कि अगर 15 रुपये आपके 50 ग्राम पे लग रहे हैं और फिर 50 प्रत्येक अतिरिक्त 50 ग्राम के लिए आपके 7-7 रुपये और एक्स्ट्रा बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो 350 ग्राम को आप जो है सबसे पहले तो डिवाइड कर दीजिए कि उसमें आपके कितने कितने जो है 50-50 ग्राम के बन जाएंगे। तो उसको करने के बाद उसका इंटू कर दीजिए। तो इस तरीके से आपके पैसे जो हैं वो बन जाएंगे ₹57। ठीक,
ये हो गया। 49वां प्रश्न की ओर चलते, एक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो वह दुगनी हो जाती है, तो वह संख्या क्या होगी? तो एक संख्या में भाई 8 कौन सी जोड़ोगे कि वो दुगनी हो जाती है, तो वह 8 में 8 जोड़ोगे तो वो दुगनी हो जाएगी, तो ये हो गया 8। 8 इसका आंसर हो गया। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्न नंबर 50 के ऊपर। प्रश्न नंबर 50 जो है, सम ऑफ ऑल द ट्राइंगल, एक ट्राइंगल के सभी कोणों का जो जोड़ होता है वो होता है 180। 51 की ओर चलें तो जब शिक्षिका ये सुनिश्चित करती है कि उसके द्वारा बनाया गया टेस्ट उस टेस्ट के उद्देश्यों और कसौटी को पूरा करते हैं, तब मूल्यांकन के किस पक्ष का उपयोग होता है? तो वैधता का उपयोग होता है। 52वें प्रश्न पर हम चल रहे हैं। रेगुलर पॉलीगॉन या समबहुभुज किसको कहते हैं? वर्ग को कहते हैं। 53वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षार्थी का आकलन किसको शामिल करता है? संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक, ये तीनों आयाम को शामिल करता है। अब आ जाते हैं आज के 54वें क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा स्कूली गणित में इबारती सवालों के लिए सही है? तो सही भाई क्या है? इबारती सवाल उन अभ्यासों को संदर्भित करते हैं जहां बच्चा परिस्थिति को एक ऐसे औपचारिक रूप से देखता है ना। कहीं ना कहीं जो इबारती सवाल होते हैं वो क्या करते हैं? बच्चों के सामने सिचुएशन डेवलप करते हैं और उन सिचुएशन को वो सोचते हुए क्वेश्चन को जो है सॉल्व करता है। 55वें सवाल पे आ जाते हैं। तो सवाल नंबर 55, प्रश्न नंबर 55 हमसे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक स्तर पर गणितीय भाषा की विशेषता होनी चाहिए? तो कौन सी होनी चाहिए? यह सटीक होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। यह अस्पष्ट होनी चाहिए, ये गलत, ताकि यह विषय में खुलापन जोड़ सके। हाँ, ये अस्पष्ट होनी चाहिए ताकि ये विषय में खुलापन जोड़ सके, ये कुछ ठीक लग रहा है, पर बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है क्योंकि ये अस्पष्ट कह रहा है। ठीक है। अब बच्चे की दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली भाषा के माध्यम से इसे प्रबलित किया जाना चाहिए, ये बिल्कुल सही लग रहा है। अभी तक हमको फर्स्ट और थर्ड सही लगे हैं। यह अत्यधिक प्राविधिक होनी चाहिए क्योंकि इससे विद्यार्थियों को गणित में सही संप्रेषण करने में सहायता होती है। तो अगर आप देखने जाएं वैसे कहीं ना कहीं तो मेरे को तीसरा जो आंसर है वो बिल्कुल सही लग रहा है, अत्यधिक प्राविधिक होनी चाहिए। पर प्राविधिक अगर हो भी जाएगी तो संप्रेषण करने में सहायता जरूर हो जाएगी, पर बहुत ज़्यादा अगर उन्हें समझ में नहीं है तो देखिए मुझे सटीक उत्तर अगर जितना लगे तो मेरे हिसाब से फोर्थ जो है वो बिल्कुल सटीक उत्तर इसका हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 56 पर। 2 सही 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या है। डिग्रियों की संख्या जो है वो क्या होगी? राइट एंगल्स, द नंबर ऑफ डिग्रीज इन दिस इज डैश। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये इस तरीके से 240 जो है ये आ जाएगा। 57वें प्रश्न पर चलते हैं। हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ 1/12 kg सॉल्ट कैन बी मेड फ्रॉम 7 मिक्सड 1/2 kg ऑफ सॉल्ट? तो इसको भी आप फिर से जो है पूरा सॉल्व करके देखेंगे। मैं बहुत ज़्यादा सॉल्व नहीं करूंगी, ये सॉल्व करके आपने देखा होगा, पर इसकी जो आंसर आपका आएगा वो आएगा 90। ठीक है। 58th क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। 1 मिलीमीटर इज सेम एज 1 मिलीमीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है? तो ये हो जाता है 0.1। ठीक है। अब आ जाते हैं 59th क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसकी लागत सबसे कम है? तो यहाँ पर आपका इस तरीके से रहता है ₹7.50 प्रत्येक पैकेट वाले 750 पैकेट की, क्योंकि ये सबसे कम है। ठीक है। ये दर्जन वस्तु हो जाएंगी फिर भी इससे कम बैठेगा। ठीक है। अब आ जाते हैं हम 60th हमारे लास्ट क्वेश्चन पर चलने से पहले मैं एक बार फिर से आपसे एक चीज़ का रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणितीय अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे कम उपयुक्त है? तो यहाँ आ जाता है आपका फर्स्ट नंबर का आंसर, अंतर्ज्ञान को हतोत्साहित करना चाहिए क्योंकि यह गणितीय विचारों को विकसित करने में बाधा डालता है। सबसे कम उपयुक्त पूछा है, इसलिए जो सबसे नेगेटिव सेंटेंस होगा हम वही सही आंसर लगा देंगे। तो इसी तरह आज का वीडियो हमारा खत्म होता है। अगर आपको मेरा वीडियो मेरे चैनल पे ऐसे ही और अपडेट्स चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ढेर सारा कमेंट कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसके और भी पार्ट्स लेकर। तब तक के लिए राधे राधे जी।